हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। सिखों और हिंदुओं ने अपने हाथों से अपनी बेटियों को जहर दे दिया। जहर शुरू में पाकिस्तान की स्पेलिंग में आई लेटर नहीं था। पाकिस्तान को आजाद हुए 11 साल हो चुके थे, लेकिन 11 सालों में 7 प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे। अगले दिन उनकी गाड़ी को पानी से धो दिया गया। सोचिए 10 साल तक उसामा वहीं रहा। बीवियां, बच्चे, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ था। दोस्तों 1933 की एक ठंडी रात, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठे एक नौजवान के हाथ में एक कलम थी, लेकिन उसके मन में था भूचाल। उस लड़के का नाम था चौधरी रहमत अली। वो भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग आइडेंटिटी की बात करता था। तब तक ये बात और किसी ने खुलकर नहीं कही थी। उसी रात उसने लिखा एक पैम्फलेट जिसमें लिखा था नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, इंडिया। और वहीं पहली बार उभरा एक नाम जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, पाकिस्तान। उसने लिखा दिस इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स द डिक्लेरेशन ऑफ आवर नेशनल एग्जिस्टेंस। रहमत अली ने ये नाम 5 प्रांतों को मिलाकर बनाया। पी से पंजाब, ए से अफगानिया, के से कश्मीर, एस से सिंध और TAN से बलूचिस्तान। शुरू में पाकिस्तान की स्पेलिंग में आई लेटर नहीं था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को बेटर बनाने के लिए बाद में इसमें आई को जोड़ा गया। ये बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि उस वक्त तक मुस्लिम लीग ने भी कभी अलग मुल्क की मांग नहीं रखी थी। जब ये पैम्फलेट मुस्लिम लीग और बाकी नेताओं के बीच पहुंचा तो बहुत सारे नेताओं ने इसे कच्चा पक्का सपना कहकर रिजेक्ट कर दिया। अल्लामा इकबाल ने भी पाकिस्तान शब्द को तब तक सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन एक आयरनी पता है क्या हुआ? जब रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान ये शब्द पहली बार दुनिया को दिया, जब वो 1947 में पाकिस्तान आए तो उन्हें एयरपोर्ट से ही निकलने नहीं दिया गया। उन्होंने शिकायत करी कि ये पाकिस्तान मेरा है, मैंने इसे नाम दिया है और अब यही देश मुझे ठुकरा रहा है। वो निराश होकर वापस इंग्लैंड लौट गए और वहीं 1951 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। तब तक कांग्रेस भी यूनाइटेड इंडिया की ही बात कर रही थी। पाकिस्तान नाम में अलगाव था, इसलिए मुस्लिम लीग के भी कई सीनियर नेता जैसे सैयद वजीर हसन इससे असहमत थे। इनफैक्ट खुद जिन्ना ने 1933 से 1939 तक पाकिस्तान इस शब्द का उपयोग नहीं किया था। तारीख थी 14 अगस्त 1947। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। लेकिन ये आजादी किसी जश्न की तरह नहीं आई। ये आई खून, आंसू और जलते इंसानों के साथ। ब्रिटिश एम्पायर भागना चाहता था जल्द से जल्द। लॉर्ड माउंटबेटन को एक काम सौंपा गया, इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दो और जल्द से जल्द भारत छोड़कर भागो। सर रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने कभी हिंदुस्तान देखा भी नहीं था। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो 36 दिनों में, सिर्फ 36 डेज में भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करें। उन्होंने कहा था I had no idea what I was doing. I was just drawing lines. ये लकीर खींची गई नक्शे पर, लेकिन इसका असर पड़ा दिलों में। उस लकीर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में करोड़ों लोग पलायन पर मजबूर हो गए। पंजाब और बंगाल 2 सबसे बड़े मैदान बन गए जहां इंसानियत ने दम तोड़ा। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब ट्रेन टू पाकिस्तान में लिखा कि मुझे याद है एक ट्रेन आई थी पाकिस्तान से और उसमें सिर्फ लाशें थी। पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी। सिखों और हिंदुओं ने अपने हाथों से अपनी बेटियों को जहर दे दिया। जहर वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी दंगाइयों के हाथों उनकी बेटी की इज्जत लूटी जाए। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को तलवारों पर उछाला गया, मंदिरों में कत्लेआम, गुरुद्वारों में आग। जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान एक मुसलमानों का मुल्क, लेकिन ईस्ट पंजाब से मुसलमान ही भगाए गए और वेस्ट पंजाब से हिंदू और सिखों को निकाला। ये सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, ये एक सिविलाइजेशन का मर्डर था। एक देश 2 टुकड़े पहले ही दिन। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, लेकिन 2 हिस्सों। वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। बीच में 1600 किलोमीटर का फासला और कुछ भी कॉमन नहीं। न भाषा यानी कहीं उर्दू तो कहीं बंगाली, न जाति पहचान और न ही राजनीति। लेकिन फिर भी उन्हें एक ही मुल्क में बांधा गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि दोनों मुस्लिम बहुल थे। तब हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है? अंग्रेजों ने जल्दबाजी दिखाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भरोसे की कमी थी और सबसे ऊपर आम आदमी की कोई कीमत ही नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में यह स्वीकारा कि वी लेफ्ट टू फास्ट, वी शुड हैव स्टेड लॉन्गर टू मैनेज द ट्रांजिशन। तो सब कहते हैं आजादी सबसे बड़ा तोहफा होती है, लेकिन जब वो तोहफा लाशों की गिनती पर आधारित हो तो इतिहास उसे स्वर्णिम दिन नहीं बल्कि एक काले अध्याय के रूप में याद रखता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने आज़ादी पाई, 15 अगस्त को भारत ने भी सांस ली, लेकिन इस बीच हजारों मासूमों ने अपनी जान गंवाई और पाकिस्तान की इस नई जिंदगी की पहली सांस खून और दहशत में लिपटी हुई थी। और फिर आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद एक खबर आई, कायदे आज़म इज नो मोर।
11 पाकिस्तान सितंबर after 1948 अभी पाकिस्तान को बने सिर्फ 13 महीने ही हुए थे और उसके कंधों से वो हाथ हट गया जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना की मौत, ये खबर मोहम्मद नहीं, एक अली संकट था। क्योंकि पाकिस्तान के पास न तो संविधान था, न चुनी हुई सरकार और न ही कोई रोड मैप। वो मुल्क जिसकी कल्पना सिर्फ एक इंसान के कंधों पर टिकी थी, अब खुद उस इंसान के बिना वो मुल्क रह गया था। जिन्ना के जाने के बाद आखिर बचा क्या? कठमुल्ला, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी, तीनों ने मिलकर पाकिस्तान की स्टीयरिंग थाम ली। जिन्ना के बाद पाकिस्तान में शुरू हुआ एक गेम ऑफ थ्रोन्स। 1948 से 1951 लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने, पर 1951 में उन्हें रावलपिंडी में एक रैली में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आज तक नहीं पता चला कि हत्यारा कौन था और उन्हें क्यों मारा गया। लियाकत अली खान के खून से सनी शेरवानी आज भी कराची के म्यूजियम में रखी है, पर इंसाफ कहीं भी नहीं। 50 के दशक में सरकारें बनती और गिरती रही पाकिस्तान में। हर 1.5 साल में एक नया प्राइम मिनिस्टर, एक नई सरकार। राजनीति बन गई थी सिर्फ एक तमाशा। 1947 से 1956 तक पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चलाया जा रहा था, एक ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ से। और जिन्ना के बाद इस खालीपन को पता है किसने भरा? पाकिस्तानी फौज और ब्यूरोक्रेसी ने। पॉलिटिक्स, पुलिस, सब में रावलपिंडी का दबदबा बढ़ने लगा। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में जोड़ा गया था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन वो दरार अब दरिया बनने लगी थी। ईस्ट पाकिस्तान की भाषा थी बांग्ला, पर सरकार ने जबरन उर्दू को राष्ट्रीय भाषा वहां घोषित किया। ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। 21 फरवरी 1952 को पुलिस ने फायरिंग की, कई छात्रों की मौत हो गई और यहीं पर पड़ा बांग्लादेश की आजादी का बीज। शेख मुजीबुर रहमान ने तब लिखा था कि हमारा खून बहाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी मातृभाषा की इज्जत की। 200 साल था 1950, पाकिस्तान को आजाद हुए 11 साल हो चुके थे, लेकिन 11 सालों में 7 प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे। हर सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान बनती, गिरती और एक बार फिर कुर्सी खाली हो जाती। देश की सड़कों पर अनिश्चितता थी, संसद में चुप्पी थी और पावर का असली खेल चल रहा था रावलपिंडी के बंकरों में। और फिर 27 अक्टूबर 1958 वो दिन आया जब लोकतंत्र को तानाशाही ने गोली मार दी। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे, लंबा कद, ब्रिटिश ट्रेनिंग और एक रणनीतिक दिमाग। उन्होंने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से मिलकर मिलिट्री द्वारा संविधान को सस्पेंड करवा दिया, पार्लियामेंट को भंग किया, राजनीतिक दलों को बैन किया और खुद को घोषित किया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जनरल अयूब ने कहा कि पाकिस्तान नीड्स डिसिप्लिन नॉट डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की आवाम ने शुरुआत में इसका स्वागत किया क्योंकि पाकिस्तान की जनता को यह लग रहा था कि अब शायद सिस्टम बन जाएगा, व्यवस्था आ जाएगी। सरकारें इतनी कमजोर हो रही थी तब कि फौज तब तक एक उम्मीद की तरह दिखने लगी थी वहां की आवाम, पर सब कुछ था सिर्फ अयूब के कंट्रोल। और यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहां फौज सिर्फ बॉर्डर की रक्षा नहीं करती थी बल्कि बजट से लेकर बुलेट तक हर फैसले में फौज का रोल हो गया। एक इतिहासकार ने तो यह भी लिखा था कि अयूब खान डिडंट जस्ट टेक ओवर पावर, he militarized the economy, the politics and the soul of Pakistan. अयूब ने एक नई पार्टी भी बनाई, कन्वेंशन मुस्लिम लीग, और खुद को 1960 में प्रेसिडेंट भी घोषित करवा लिया। 1962 में एक नया संविधान वहां पर आया और वो भी ऐसा जिसमें प्रेस फ्रीडम ना के बराबर, लोकसभा बिना अधिकार के थी और पीएम का पद ही खत्म कर दिया गया। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम लाया गया जिसमें सिर्फ चुने हुए लोकल काउंसलर ही राष्ट्रपति को चुन सकते थे। वो वोट नहीं दे सकते थे, सिर्फ मालिक ही वोट दे सकते थे। इनफैक्ट एक अखबार में 1963 में यह छपा था कि पाकिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन यूनिफॉर्म, इट इज अ सिविलियन डिक्टेटरशिप इन डिस्गाइज। अयूब खान के राज में कुछ इलाकों में विकास भी हुआ, कराची और लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्री को बढ़ाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, पर असल सच्चाई थी आर्थिक ग्रोथ सिर्फ गिने चुने अमीरों तक ही सीमित। ईस्ट पाकिस्तान में गरीबी बनी रही, वेस्ट पाकिस्तान में 22 फैमिलीज ने पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल किया हुआ था। सोचिए, सिर्फ 22 फैमिलीज ओन्ड 66% ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रीज, 87% ऑफ बैंकिंग एंड 90% ऑफ इंश्योरेंस। खैर, 1965 में राष्ट्रपति चुनाव हुए। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना अयूब खान के खिलाफ खड़ी हुई। एक तरफ था एक डिक्टेटर और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला जो कायदे आजम की याद थी। जनता का सपोर्ट फातिमा के साथ था, लेकिन चुनाव में जीत हुई अयूब खान की, वो भी धांधली से। अखबारों ने तब ये लिखा कि इफ द सिस्टर ऑफ जिन्ना cannot win in Jinnah's country, then who can? 1958 से शुरू हुआ था वो सिलसिला जिसमें पाकिस्तान की हर सियासी उम्मीद एक फौजी बूट के नीचे दबा दी जाती थी। जनरल अयूब खान ने सिर्फ सत्ता नहीं छीनी, उन्होंने पाकिस्तान की आत्मा को कठपुतली बना दिया। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि आगे तो और भी डिक्टेटर्स आने वाले थे, अपनी वर्दी में, अपने झंडे के नीचे और एक सपने की राख पर राज करने के लिए वो तैयार थे।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों किसी भी देश की पहचान उसके सपनों से बनती है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान उसकी नफरतों से गढ़ी गई। 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही बगल के देश से कंपटीशन नहीं बल्कि दुश्मनी पालने लगा, और ये दुश्मनी सिर्फ जमीन के टुकड़े पर नहीं थी बल्कि इंडिया से। आइडियोलॉजी पर भी थी। कश्मीर सिर्फ एक वादी नहीं, पाकिस्तान के लिए सत्ता का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। बंटवारे के बाद राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत से जोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कबायलियों को भेज दिया, जिसे उसने स्वतंत्रता सेनानी कहा। भारतीय सेना कश्मीर में उतरी और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ कश्मीर विवाद, जो कि अब तक खत्म नहीं हुआ। फिर 1965 की जंग। जनरल अयूब खान ने सोचा कि कश्मीर में कब भारत खत्म के होगा ये खिलाफ पता नहीं। बगावत हो जाएगी अगर वो मुक्ति योद्धा वहां भेजे। पाकिस्तानी सैनिकों ने सिविलियन बनकर कश्मीर में घुसपैठ की। भारत ने जवाब में लाहौर तक टैंक पहुंचा दिए, और अंत में ताशकंद समझौता हुआ। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होनी बाकी थी, जो कि हुई 1971 में। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली भाषा, कल्चर और पहचान को कुचला गया। सेना ने लाखों बंगालियों को मारा, विमेन वर रेप्ड, विलेजेस बर्न्ड। भारत ने शरणार्थियों की बाढ़ से तंग आकर हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बांग्लादेश बन गया, और पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी हार रजिस्टर हुई। इन जंगों के बीच कुछ और था जो ताकतवर होता जा रहा था, ISI। शुरू में सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाली एजेंसी अब आतंकी गुटों की मां बन गई थी। 80 के दशक में ISI ने अमेरिका और CIA के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत्स के खिलाफ मुजाहिदीन को ट्रेन किया। ISI ने 1990s में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे गुटों को एसेट्स के रूप में पाला। भारत में आतंकी हमले करवाए, मुंबई में हमला, संसद पर हमला, पठानकोट, हर हमले की जड़ में ISI का हाथ था। इंडियन इंटेलिजेंस अब तक ये मान चुकी थी कि पाकिस्तान स्टॉप फाइटिंग वॉर एंड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट। पर हर बार पाकिस्तान को हार मिली, लेकिन हर हार को जीत बताने का सिस्टम उन्होंने बना लिया था। और इस हार के शोर में जो गूंजती रही वो थी ISI की खामोश साजिश। पाकिस्तान इज पावर पर स्ट्रगल। पाकिस्तान में एक स्ट्रगल जो हमेशा से रही वो ये कि पाकिस्तान का असली मालिक है कौन, वहां की आवाम या पाकिस्तान की फौज। जनरल जियाउल हक 1988 में उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान में फिर से चुनाव हुए। सालों की तानाशाही के बाद पहली बार लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा। बेनजीर भुट्टो एक उम्मीद की तरह आई, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। एक युवा चेहरा, लोकतंत्र की बात, और पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की विरासत। लाखों की रैलियां, महिला सशक्तिकरण की बातें, पश्चिम और इस्लाम का बैलेंस। इनफैक्ट बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि माय फादर डाइड फॉर डेमोक्रेसी, आई विल लिव फॉर इट। लेकिन जल्दी ISI ने उन्हें सॉफ्ट टारगेट मानना शुरू किया। उनकी सरकार गिरा दी गई करप्शन के आरोपों पर। 1990 में उन्हें सत्ता से हटाया गया। 1993 में वो फिर आई, फिर हटाया गया। हर बार कारण एक ही, सिक्योरिटी रिस्क, अमेरिकन पपेट, फैमिली करप्शन। और हर बार जमीन पर साजिश के धागे ISI और सेना से जुड़े हुए मिले। ISI ने 1990 में नवाज शरीफ को आगे बढ़ाया। सोचा गया ये कारोबारियों का आदमी है, कंट्रोल में रहेगा हमारी। शुरुआत में चला भी सब कुछ ठीक, पर जैसे ही उसने भी फौज की नीतियों में टांग अड़ाई, 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ ने तो एक बात भी कही थी कि इन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स डोंट कंप्लीट देयर टर्म्स, दे गेट एक्साइड और एग्जीक्यूटेड। 1999 से लेकर 2008 तक मुशर्रफ ने फौजी तानाशाही को लोकतांत्रिक मुखौटे में पेश किया। इलेक्शन कराए, लेकिन पपेट असेंबलीज बनी। अमेरिकन वॉर ऑन टेरर में पार्टनर भी बने, लेकिन अंदरूनी रूप से तालिबान को भी उन्होंने छिपाया और सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब 2007 में परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई तो एक जज ने कहा था यू कैन नॉट सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जवाब में पता है क्या हुआ? जज को ही घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर से वापसी हुई बेनजीर भुट्टो की। पाकिस्तान को एक और धोखा मिला। 2007 में बेनजीर भुट्टो फिर लौटी, नई ऊर्जा, नए इरादे और लाखों की उम्मीदों के साथ। लेकिन 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में उनकी हत्या हो गई। पहले धमाका हुआ, फिर फायरिंग, फिर दूसरा ब्लास्ट। अगले दिन उनकी गाड़ी को पानी से धो दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। UN की एक रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ था सन 2010 में, The assassination of Benazir Bhutto could not have happened without security lapses at the highest levels. 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। CPEC, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो सब लाया गया। पर 2016 में पनामा पेपर्स ने उनकी सरकार की जड़ें हिला दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। इनफैक्ट कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि ही इज नो मोर ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। पर विपक्ष और जनता जानती थी कि इसमें भी फौज की साजिश है, क्योंकि नवाज ने भी फौज को घेरना शुरू कर दिया था तब तक। पाकिस्तान स्टेट ऑफ द वोट। पर 2018 में आया एक नया नाम, इमरान खान।
क्रिकेट के कप्तान, इमरान यूथ आइकन और उनका चार्म भी था पूरे देश में। नया पाकिस्तान ये था उनका नारा और उनका विजन था करप्शन फ्री इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। पर सच ये था कि वो भी आईएसआई द्वारा ही सिलेक्ट किए गए उम्मीदवार थे। इनफैक्ट उस टाइम एक जर्नलिस्ट ने भी कहा था, ही वॉज नॉट इलेक्टेड, ही वॉज सिलेक्टेड। उनके राज में पत्रकारों को जेल भेजा गया, विरोधियों पर मुकदमे हुए, संसद सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गई। लेकिन कुछ ही साल बाद इमरान ने जैसे ही फौज के खिलाफ बोलना शुरू किया, खेल पलट गया। अप्रैल 2022 नो कॉन्फिडेंस मोशन में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया, जेल भेजा, एफआईआर हुई, आतंकवाद के भी आरोप लगे, पीटीआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, सोशल मीडिया ब्लैकआउट। वहां के अखबारों में तो यह तक लिख दिया गया कि पाकिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ डेमोक्रेटिक ड्रीम्स। दोस्तों, हर बार पाकिस्तान ने किसी नेता को आसमान पर बिठाया, फिर खुद ही उसे नीचे गिरा दिया। बेनजीर, नवाज, इमरान, हर चेहरा उम्मीद बना और हर बार एक ही एस्टैब्लिशमेंट ने उसे तोड़ा। ये लोकतंत्र नहीं, ये एक खेल है जिसके पीछे पर्दे पर हमेशा एक ही डायरेक्टर रहता है, पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान की इतनी कहानी सुनने के बाद अब यह जानना भी जरूरी है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान कब और कैसे बना टेररिज्म का कैपिटल। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं हिला, पूरी दुनिया की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया और बहुत ही जल्द हर निगाह घूमी पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि तालिबान और अलकायदा दोनों की जड़ें वहीं थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने अपने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. और उसने पाकिस्तान से यह पूछा, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस? जवाब में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हम आप ही के साथ हैं। अमेरिका ने अरबों डॉलर दिए, हथियार, फंडिंग, तकनीक सब कुछ प्रोवाइड करी, लेकिन एक ही समय पर पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी भी था और तालिबान का सुरक्षित ठिकाना भी। आईएसआई के दफ्तरों में बैठे लोग दिन में सीआईए के साथ मीटिंग करते थे और रात में हक्कानी नेटवर्क के नेताओं से मीटिंग करते थे। इनफैक्ट हिलरी क्लिंटन ने इस पर एक कमेंट भी किया था कि यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स। पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज FATA वो ऐसी जगह थी जहां आईएसआई ने आतंकियों को सेफ हाउसेस, ट्रेनिंग कैंप्स और मदरसास दिए थे। क्वेटा शुरा, तालिबान का शैडो कैबिनेट, नॉर्थ वजीरिस्तान, हक्कानी नेटवर्क का बेस, मुदरिके जो कि लाहौर के पास है, लश्कर तैयबा का मुख्यालय बना। सोचिए, आज जो यूएस पाकिस्तान का इतना सगा बन रहा है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2006 में क्लियरली बोल दिया था, द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन द प्लैनेट ऑपरेट फ्रीली इन पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हुई तब जब पाकिस्तान में मारा गया उसामा बिन लादेन। 2 मई 2011 अमेरिका की सील टीम 6 ने चुपचाप हेलीकॉप्टर से एबटाबाद में एक कंपाउंड में घुसपैठ की। 45 मिनट ये ऑपरेशन चला और मारा गया उसामा बिन लादेन। वो कंपाउंड पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। आईएसआई को कभी कुछ पता ही नहीं चला, या शायद पता था, उन्होंने बताया नहीं। सोचिए, 10 साल तक उसामा वहीं रहा, बीवियां, बच्चे, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ था, फिर भी किसी को कोई खबर नहीं। उसामा के मारे जाने के बाद परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि वी वर एम्बैरेस्ड बट वी डिड नॉट नो। लेकिन दुनिया को पाकिस्तान पर यकीन नहीं हुआ। पाकिस्तान में आतंक सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि वो एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। यूएस एड से मिलने वाले फंड्स हो, जकात फाउंडेशंस एनजीओ के नाम पर पैसा हो, मदरसास के जरिए रिक्रूटमेंट हो, और ये सब कुछ होता था आईएसआई की निगरानी में। पर पूरी दुनिया पता है क्या कहती थी? पाकिस्तान's military doesn't just wear uniforms, it runs businesses, banks and terror। पर पाकिस्तान चाहता क्या है? यही सवाल सबके मन में था कि आखिर ये देश चाहता क्या है। पर पाकिस्तान के डबल गेम का मकसद एकदम साफ था दोस्तों। पहला, अमेरिका से पैसा चाहिए था, तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता चाहिए थी जिसमें वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, भारत को ब्लीड विद 1000 कट्स करना था, और फौज को अपनी रेलेवेंस बनाए रखनी थी। ये सब कुछ मिलाकर बना अ स्टेट विद इन अ स्टेट, जिसका नाम था आईएसआई। और फिर आया साल 2018, फिर से लगा कि शायद पाकिस्तान में कुछ बदले। The fall of the Imran Khan, the fall of 2018 में पाकिस्तान ने एक क्रिकेटर को प्रधानमंत्री बनाया, एक ऐसा चेहरा जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, जो करप्शन के खिलाफ एक योद्धा बनकर आया था, इमरान खान। और उसका वादा था नया पाकिस्तान। पर 4 साल में वो नया पाकिस्तान तो नहीं बना, हाँ, एक और नया ड्रामा जरूर शुरू हो गया। जनता थक चुकी थी भुट्टो और शरीफ जैसे डायनेस्टीज से। इमरान ने मिडिल क्लास और यूथ को मोबिलाइज किया। विजन था भ्रष्टाचार को खत्म करना है, विदेशों में पड़े पैसे वापस लाने हैं, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाना है पाकिस्तान को। पर पर्दे के पीछे
लोग यही कहते थे कि इमरान वॉज नेवर इलेक्टेड, ही वॉज सिलेक्टेड बाय द GHQ। ISI ने नवाज शरीफ को हटवाया और इमरान को उठाया। इलेक्शन कैंपेन, सोशल मीडिया, ओपोनेंट्स पर केसेस, सब कुछ मिलिट्री ने संभाला था। इमरान का रूल था डिक्टेटर इन डिस्गाइज। PTI सरकार ने पत्रकारों को धमकाया, चैनलों को बैन किया, सिविल सोसाइटी पर क्रैकडाउन और जुडिशरी पर भी भारी दबाव बनाया। मीनवाइल उनकी करेंसी गिरती रही, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, IMF की शर्तें और सख्त होती गई, लेकिन इमरान के भाषणों में सिर्फ ब्लेम गेम चलता रहा। अमेरिका ने हमारी सरकार गिराई, पहले तो आपने घबराना नहीं है, नवाज चोर है, जनरल बाजवा ने धोखा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और एंड में वही हुआ जो इतने सालों से पाकिस्तान में होता आया था। अप्रैल 2022 इमरान की सत्ता नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरा दी गई। PM बनाया गया शहबाज शरीफ को। इमरान ने कहा मुझे हटाया गया है, ये विदेशी साजिश है। PTI समर्थक सड़कों पर उतर आए और पहली बार जनता ने ISI और सेना को गद्दार बोल दिया। 9 मई 2023 सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद देश भर में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। GHQ रावलपिंडी, कॉप्स कमांडर लाहौर, ISPR ऑफिस, सब पर हमला हुआ। वहां की मीडिया ने तो यह भी लिखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी टेस्टेड द रेज ऑफ इट्स ओन पीपल। लेकिन 9 मई के बाद PTI के नेता टूटते चले गए। पार्टी कार्यकर्ताओं पर आतंकी कानूनों के मुकदमे चले, सोशल मीडिया ब्लैकआउट हुआ, न्यूज चैनल्स बैन हुए, सब कुछ हो गया। 2023-24 में इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तोशखाना केस, सेडिशन, सब में दोषी करार दिया गया। चुनाव से पहले ही PTI को कुचल दिया गया। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा, इन पाकिस्तान इलेक्शंस आर नॉट वॉन, दे आर अरेंज्ड। इलेक्शन 2024 में PTI जीती, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के नाम से। फिर भी सरकार बनाई PMLN और PPP ने मिलिट्री बैकिंग से, और यहां से आगे पाकिस्तान और गिरता गया, डूबता गया और खत्म होता चला गया। सोचिए, एक मुल्क जिसकी नींव बड़े बड़े नारों पर लिखी गई थी, नया पाकिस्तान, मदीना की रियासत, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो मुल्क अपनी रोटी, अपनी रोशनी और अपनी पहचान के लिए तड़प रहा है। 2025 तक हम आ चुके हैं। 2025 का पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, एक म्यूजियम है नाकामियों का। कराची, लाहौर, पेशावर, हर शहर में एक जैसी तस्वीरें हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, मगर सरकारी दफ्तरों में वही पुराना फैशन, AC, SUVs और आर्म्ड गार्ड्स। महंगाई 45% बढ़ गई है, बिजली 12 घंटे गायब है, पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। IMF की हर मीटिंग अब पाकिस्तान के लिए भीख का कटोरा बन गई है, और हर किश्त के बदले सब्सिडीज, जॉब्स और डिग्निटी खोती जा रही है ये कंट्री। इस्लामाबाद में संसद चलती है, लेकिन उसके बाहर बैठे लोग पता क्या कहते हैं कि अंदर सब एक्टिंग हो रहा है, असली डायरेक्टर तो GHQ में बैठा है। PM शहबाज बोले कि देश बचा लेंगे, मगर जनता पूछती है कब और कैसे, और जवाब सिर्फ एको आता है। अदालतें फैसले तो देती है, कभी इमरान दोषी होते हैं, कभी निर्दोष होते हैं, मगर हर फैसला टीवी ब्रेकिंग से पहले GHQ से अप्रूवल लेता है। पाकिस्तान का हर दूसरा नौजवान विदेश की तरफ देख रहा है। कनाडा, टर्की, सऊदी, जहां भी वीजा मिले वहीं वतन है। जो नहीं जा सकते वो डिप्रेशन में है, या तो बस टिकटॉक बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हर हफ्ते कोई मिसिंग पर्सन, लेकिन आवाज उठाओ तो रॉ का एजेंट करार दे दिए जाते। KPK, TTP के हमले, रोज शहादतें, मगर टीवी पर सिर्फ शांति और तरक्की की रिपोर्ट चल रही है। सिंध की बात करें, सेम स्टोरी। और इसी वजह से पाकिस्तान, जो कभी आतंक का एक्सपोर्टर कहा जाता था, अब खुद इंटरनल टेरर का शिकार बन चुका है। 2024-25 में सैकड़ों फौजी वहां मारे गए, मस्जिदों में ब्लास्ट हुए, ग्वादर, पेशावर, क्वेटा, बम, गोलियां, खामोशी, सब कुछ वहां पर। दुनिया भी अब पता है क्या कहती है, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स इट वंस इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स। न कोई नेता है वहां पर, न कोई नीति और न कोई नैतिकता। और जनता, वो अब भाषणों में भी यकीन नहीं रखती, न चैनलों पर ट्रस्ट करती है और न ही ट्विटर पर। इन शॉर्ट, पाकिस्तान आज एक नक्शे पर जिंदा तो है, पर जमीर में मर चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत का मुंहतोड़ जवाब, ऐसा जवाब जिसने भारत की स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री ताकत से पूरी दुनिया को हिला डाला। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए, कई आतंकी ठिकाने भी खत्म हुए। जो टेररिस्ट सोचते थे कि कोई क्या ही कर लेगा हमारा, आज खुद मरने की भीख मांग रहे हैं। जो आतंकी फौज से बच जाते हैं, उन्हें कोई अज्ञात हत्यारा या आदमी ठोक कर चला जाता है। इस बार भारत ने किसी की भी नहीं सुनी, इसीलिए ट्रंप भी बौखलाया हुआ है, और उनकी नौटंकी पूरी दुनिया के सामने अब आ भी रही है। खुद को फील्ड मार्शल बताने वाला एक्चुअली में एक फील्ड मार्शल बन गया है, यानी आसिम मुनीर लगातार अमेरिका के चक्कर लगा रहा है और अमेरिका के सामने खुद को बचाने की भीख मांगते नजर आ रहा है। इसे लगता है कि US पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान को बचा लेगा, पर शायद ये भूल गया है कि US के बारे में एक बात पूरी दुनिया जानती है, और वो ये कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हो तो सावधान रहो, और अगर अमेरिका के दोस्त हो तो और ज्यादा सावधान रहो। इसलिए पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक और इडियट
पाकिस्तान में कट्टरता के नाम पर जो अपनी कुर्सी बचाने आया हुआ है वो पाकिस्तान को और नीचे लेकर जाए, इतना नीचे कि अगले कुछ सालों तक हो सकता है दुनिया ये कहने लगे कि एक निकम्मा मुल्क हुआ करता था पाकिस्तान, अब नहीं रहा। ओम शांति। वीडियो सही लगे तो इसे जरूर शेयर करना। जय हिंद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।